Okay, yes, assalamu alaikum everyone. Kindly notify me if and my voice is clear. Ali, thank you, Khalid. Okay, so अभी हम लोगों ने जो कल की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी, that was about जो हमने कल की क्लास में बात की थी, if there is any question regarding that particular situation, so please feel free to ask questions. कल तक की जो हम लोगों ने बात की थी, I'm just going to wait for like a minute or so, and then we'll start the class. So if you have any questions, so please वो questions आप पूछ लीजिए. वरना मैंने जो आज रात को कल रात को बैठ के रट्टा लगाया है, वो मैं रट्टा आपको सुनाना शुरू कर दूंगा. Okay जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Again, this is Anush Tabassum. और एक सेकंड मुझे जरा एक चीज करनी है. I really don't know why this is so happening. आज ये ऐसा हो क्यों रहा है? एक सेकंड, 2 times. ये अब मैं स्क्रीन के दूसरी तरफ आ गया. ये मेरा हाथ सही चल. उधर से मिरर हुआ हुआ था. आई डोंट नो वो मिरर क्यों हुआ हुआ था. फाइन जी. हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर जो है और फर्दर बातें की थी, जिसके अंदर वी डिस्कस्ड के जॉब डुप्लीकेशन क्या चीज़ होती है और ओवरलैपिंग क्या चीज़ होती है. और फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फाइड वर्कर, अनसेटिस्फाइड वर्कर एंड डिससेटिस्फाइड वर्कर. जो सेटिस्फाइड वर्कर है वो ओरिजिनली मोटिवेटेड होता है, और जो अनसेटिस्फाइड होता है उसको हम मूव्ड कहते हैं, और जो डिससेटिस्फाइड होता है उसको हम डीमोटिवेटेड कहते हैं. यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी. जो हमारे प्रिलिमिनरी सारी बातें वो कंप्लीट हो गई हैं. अब हम लोगों ने आज ऑनवर्ड्स जो है वो पढ़ाई के लिहाज से काम स्टार्ट करना है कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. प्लस अब ये याद रखिएगा कि वीक बेसिस पर, हर वीक बेसिस पर आप लोगों के अब से क्विज़ेस स्टार्ट होंगे. ठीक है. क्विज़ेस स्टार्ट होने का मतलब ये है कि सिंस आई कैन नॉट कम अप विद एनी रिटन क्विज, तो एमसीक्यूज के तौर पे अब आपका थोड़े से कुछ टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे. सही. जो हम लोगों ने मंडे से लेकर थर्सडे तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें से आपका फ्राइडे या सैटरडे को कोई एक टाइम सेट कर दिया जाएगा और आप लोगों का क्विज होगा.
क्या टाइम होगा, कितने मिनट का होगा टाइम स्पेसिफिकली आप लोगों को, मेरा ख्याल है गूगल क्लासरूम से ही आप लोगों को आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि यू ऑल आर रजिस्टर्ड फॉर देयर, दोज हु आर नॉट मे नॉट गेट। इसका मतलब ये कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैं टाइम सेट नहीं करूंगा, मैं गूगल क्लासरूम पे आपका टाइम सेट करूंगा, सही है। और वहां से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये इस दिन पे इस टाइम पे आपका एमसीक्यूज का टेस्ट है। 10 एमसीक्यूज होंगे तो 10 मिनट होंगे आपके पास, 15 एमसीक्यूज होंगे तो 15 मिनट होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे तो 20 मिनट होंगे। मकसद ये याद रखिएगा, जितने भी एमसीक्यूज होंगे उतने मिनट का क्विज होगा। आप क्विज करेंगे, सबमिट करवाएंगे, खुद ब खुद ही मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे, अल्लाह खैर सब। और वो कहाँ से होगा, जो हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा। तो ये जहन में रखें कि इस वीक में अभी आपका टेस्ट नहीं है, अगले वीक ऑनवर्ड से आपके क्विज स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब ये, जो आज ट्यूसडे से लेकर अगले थर्सडे तक जितनी चीजें हम पढ़ेंगे, यानी कि आज जो चीज पढ़ाऊंगा, वेंसडे को जो पढ़ाऊंगा, थर्सडे को पढ़ाऊंगा, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, यानी कि 7 दिन का जो काम है वो उसमें से आपका क्विज होगा। ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने पढ़ा दी होंगी उनमें से आपका क्विज सामने आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज जहन में रखिएगा कि अब हम लोगों को जो है वो काम स्टार्ट करना है। फाइन जी। सो अब हम लोग जो है लेट्स सी कि वो जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया नहीं हो गया, मेरा ख्याल है हो गया। फाइन। सो अब हम लोग जो हैं वी आर फॉर्मली गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। और फाइन। ओके, सो सॉरी, सीधे जाओ। थैंक यू। Fine. So this is basically what we had in our last class 17:8। सही है, और आज 8, कल 17 थी तो आज 18 होगी इंशाल्लाह। और अब हम लोग जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से जितना काम था सारा हो गया हमारा, और अब हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास ओरिजिनली इट्स गोइंग टू बी फॉर द कोर्स। ठीक है, सो कल भी मैंने बात की थी कि हम लोग मोटिवेशन इन थ्योरी के थ्रू हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर आई जस्ट टेक that particular ये चीज, if you remember, see this is the thing what I did yesterday। और अब हम लोग यहाँ से जाएं, यहाँ से जो है we basically are going to start motivational theories। तो अब हम लोगों ने जो टर्म्स पढ़ी हैं वो मूव, मोटिवेटेड, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, जॉब ओवरलैपिंग, इस तरह की चीजें पढ़ी। ठीक है, उन चीजों को हमने देखना है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस। सही है, तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं फाइन। ओके, अब ये मोटिवेशनल थ्योरीज क्या है? मोटिवेशनल थ्योरीज का जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि आपके पास अब एम्प्लॉयज हैं। अब उन एम्प्लॉयज को हम लोगों ने, जैसे कल की क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि उनको हमने एफिशिएंसी से इफेक्टिव की तरफ लेके जाना है, और मूव्ड से मोटिवेटेड या डिससेटिस्फाइड से सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाना है। अब ये हाउ टू इंश्योर के ऑल एम्प्लॉयज आर कन्वर्टेड फ्रॉम एफिशिएंट टू इफेक्टिव या मूव्ड टू मोटिवेटेड। अब कैसे करना है, कैसे उन लोगों को सही करना है, कैसे जिन लोगों से मैं काम करवा रहा हूँ उनके साथ आपको एक अच्छा एक नोशन भी रखना है, एक अच्छी रिलेशन रखना है, और उस अच्छे रिलेशन के साथ आपने उससे आगे चलना है। तो उनके लिए कुछ थ्योरिस्ट सामने है। सही है, थ्योरिस्ट कौन है? एक लोग हैं, फारिग तरीन लोग हैं सदी के, जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, और टाइम वेस्ट करने के बाद इन्होंने कुछ थोड़ी सी हमें ना अजीब सी खूबसूरत सी बातें की। अब ये जो थ्योरीज जो आती हैं, याद रखिएगा ये थ्योरीज, और एक आप लोगों ने शायद जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फर्स्ट आस्क ग्रुप पे जरा प्लीज वो बच्चा जरा हाथ खड़ा कर दे जो साइंस का है, जिसे ओ लेवल साइंस से की है। अच्छा जी, अरीबा, नोमान, अनुषा, मारिया, सकीना, हमजा, नवेरा। ठीक है जी, बेटा जी आप 6 से ही क्वेश्चन,
मारे गए आप 6। अब आप 6 से क्वेश्चन है, मुझे आप ये बताएं व्हाट इज द डिफरेंस। मैं उस पर लिख रहा हूँ, चैट पे लिख रहा हूँ, सही है। और आप लोगों ने इसका आंसर करना है, आप 6 ने इसका आंसर करना है, बाकी कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो जी, ये बताओ मुझे पहले, आप लोगों ने लॉस पढ़े हैं, साइंसेज वाले लॉ पढ़ते हैं भाई, सही है ना। वो पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं, तो वो लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, और वो कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, फिर वो ओहम्स लॉ पढ़ते हैं, और फिर वो पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट नो आपने केमिस्ट्री के अंदर ली चार्टेस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लॉ एंड अ थ्योरी। ये कोई लॉ पास किया जाए, लॉ ऑफ मोशन है वो, और अब एक थ्योरी है, इन दोनों में फर्क क्या है। साइंस के 6 बच्चों से मैंने पूछा है, कॉमर्स वाले आराम और सुकून से देखो साइंस की बेइज्जती कैसी होती है। ये आप सन्नाटा चेक कर रहे हैं क्लास के, ये हमारे जो चीते हैं माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट्स हैं। थ्योरी इज इन डिपार्टमेंट, अच्छा, लॉ इज अ स्टेट, theory is not passed or approved, it's just an idea, while as a हाय 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 न मेरा सदके जाऊं अब, a law is an observation and theory is the explanation of the observation, depth, अच्छा डेप्थ, थ्योरी इज इन डेप्थ, अच्छा, क्या बात है, क्या बात। और ये जाग गया भाई साइंस वाले, जो पीछे नहीं रह सकते, आप साइंस का इनको ताना दें, ओहो हो, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द बैड ब्लड। ओके फाइन जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर फीडबैक। अब आ जाते जरा इस चीज के ऊपर कि व्हाट आर लॉज एंड व्हाट आर थ्योरीज। देखो, ये मैं क्यों बता, क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट है ना, उसको उसने जो चीजें जिंदगी में पढ़ी है ना आज तक, उससे लॉज पढ़े हैं, सही है। और हम बेचारे कॉमर्स की कॉम जो है वो पढ़ती सिर्फ थ्योरीज है, हम लॉ नहीं पढ़ते, हम थ्योरी पढ़ते, सही है। तो फर्क क्या है, थ्योरी, अच्छा अब जो अनुषा ने जिस बात की या रीबा ने बात की, वो डेप्थ में होती है, ठीक है ना। वो थ्योरी, वर्ड थ्योरी की तरफ चले गई है, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ये डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। याद रखना कि अगर मैं लॉ वर्सेस थ्योरी के बारे में बात करूं, ठीक है, सो ये याद रखना, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सही है। अब ये ज़हन में रखो कि अगर मैं ग्रेविटेशनल लॉ की बात करता हूं, तो ग्रेविटेशनल लॉ इज एवरीवेयर ना, इट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर एवरी सिंगल टाइम, सही है। एक अंकल थे, न्यूटन अंकल, अंकल के थे, अंकल न्यूटन के थे 3 लॉज, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। उसमें से एक आखिरी लॉ जो मेरे ख्याल से था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो ये दुनिया की हर चीज के लिए, आप पिंग पोंग की बॉल जमीन पे मारे, उछल के वापस आ जाएगी, रिएक्शन हो गया। आप किसी के मुंह पे तमाचा मारे, उसके मुंह के तमाचा या उसकी चीख निकलेगी, सही है। आप इलेक्ट्रिसिटी की तार में अपना हाथ लगा दें, इंशाल्लाह जो झटका पड़ेगा अगर आपका स्विच ऑन होगा तो वो रिएक्शन। सो ये ज़हन में रखें कि ये जितने भी आपके पास ये लॉज हैं सारे के साथ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, तो इन थ्योरी के लिहाज से चीजों को ज़हन में रखना कि ये कुछ सेक्शन या कुछ लोगों के लिए सच होता है, हर एक के लिए सच नहीं होता, ठीक है। तो अब हो सकता है कि जो हम ये बात कर रहे हों तो ये मोटिवेशनल लॉज नहीं है, ये मोटिवेशनल थ्योरीज हैं। इसका मतलब ये है कि यू हैव ऑल द राइट टू निगेट इट, सही है। यू हैव ऑल द राइट टू से कि सर ये चीज पूरी समझ नहीं आ रही, ये आधी आधी पादी चीज लग रही है, ये शायद अच्छी हो नहीं सकती, ठीक है सर, इसमें कुछ और फर्दर इंप्रूवमेंट की चॉइस है या नहीं है। दिस इज हाउ, दिस इज हाउ जो आपके लॉज हैं वो हमेशा हर चीज के लिए हर जगह पर, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुझ पे, आप पे, हर एक पे अप्लाई होंगे। लेकिन जो थ्योरी है वो हो सकता है मैं उसके फॉलो में हूँ कि यार
मेरा ख्याल है कि लोगों की ऑब्जर्वेशन या सेक्शन के लिए ये चीज सही है, लेकिन हर सेक्शन के लिए या हर ग्रुप के लिए सही नहीं हो सकती। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास जब थ्योरिस्ट आए, मोटिवेशनल थ्योरिस्ट आए, तो उन्होंने हमेशा कुछ सेक्शन की बात, कुछ एक ग्रुप की बात की, जिसपे उन्होंने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस सुनाई, और उन्होंने देखा भाई कि ऑब्जर्वेशंस सुनाने के बाद वी कम टू नो कि कुछ लोगों की थिंकिंग प्रोसेस या कुछ लोगों के जो ओवरऑल प्रोसेस है वो ऐसे चलता है। अब हर एक को हो सकता है कि एसी में बैठने की आदत ना हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एसी के बगैर ना रह सके। तो क्या मैं ये लॉ पास कर सकता हूँ कि एसी होना लाजमी है? नहीं, कुछ के लिए लाजमी है, कुछ के लिए लाजमी नहीं। ठीक है, लेकिन क्या ये लॉ पास हो सकता है कि अगर मैंने कंजम्पशन की है एनर्जी की, तो एनर्जी ने अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा? लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, दैट इज लॉ। तो एनर्जी इज गोइंग टू बी चेंज, ये हमेशा होगा, भला कुछ भी कर। यही वो चीजें हैं जो हमारे पास, अब लॉ के अंदर जब हम आते हैं तो हम लॉ को फॉलो करते हैं, हम फिर किसी को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं। हम ओरिजिनली, और ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम लॉ में से कुछ आधा हिस्सा निकालें और दूसरे लॉ में से कुछ आधा हिस्सा निकालें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है, साइंस इस तरह से बात करते हैं। जो हमारी सोशल साइंसेज हैं या ह्यूमैनिटीज की जो हम बात करते हैं, थ्योरीज की बात करते हैं, उसमें हम ये पॉसिबल है कि थ्योरी का हम चंक इस्तेमाल करें। भाई थ्योरी पूरी अच्छी नहीं लग रही, ये आखिरी का चंक इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें बड़ा पसंद है। ठीक है, सो ये वो चीजें हैं जो शायद आप जो हैं इसको आप जहन में रखें कि पूरी पूरी थ्योरीज डेफिनेटली यस दे आर देयर, लेकिन अगर हम रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इट इज पॉसिबल कि हम थ्योरी का कुछ हिस्सा, नॉट होल थ्योरी, कुछ पार्ट ऑफ द थ्योरी जो हमारी कंडीशन के लिहाज से अप्रोप्रिएट होगा, हम उतना चंक इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं ठीक है, हमने फलानी थ्योरी इस्तेमाल की, फाइन। तो ये चीज ध्यान में रखना कि लॉ और थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लॉ इज हमेशा सही और हमेशा पूरा ही अप्लाई होगा, कुछ भी कर लो उसमें से आप चेक नहीं निकाल सकते। थ्योरी जो है ऑन द कॉन्ट्ररी वो कुछ लोगों के लिए सच होती है, कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होती है, और कुछ लोगों के लिए टोटली गलत भी होती है। सही है, तो आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं और आप उसमें से कुछ चंक निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दुनिया के अंदर बहुत सारे फारिग लोग थे। अच्छा, ए लेवल्स के अंदर आपको तकरीबन कोई 9 फारिग लोगों के नाम दिए गए। ये 9 फारिग लोग कौन हैं? तो ओरिजिनली मिला के कुछ 12, लेकिन ए लेवल्स के अंदर पूरे में, लेकिन हम एएस के अंदर टोटल 9 फारिग लोगों की हम बात करेंगे। ये वो 9 लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, वेस्ट करने के बाद उन्होंने आपके लिए थ्योरीज लॉन्च किए। याद रखो, ये थ्योरीज पढ़ने के बाद शायद अगर आप उस जमाने में जिंदा होते तो शायद आप थ्योरी दे देते, कोई लंबी चौड़ी उन्होंने मारी नहीं, हाँ की नहीं मारी। क्या इन थ्योरीज के सन याद करने हैं जैसे आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी में करते थे या इस्लामियात में करते थे? जी नहीं। क्या इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए? यस। क्या इनके थ्योरीज की डिस्क्रिप्शन मालूम होनी चाहिए? ऑब्वियसली। अब रिसेंट पेपर में 2018 और 2017 ऑनवर्ड्स एग्जामिनर एसेज का पेपर 1 के अंदर और पेपर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अब इन थ्योरीज को वो एज क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं मोटिवेशन थ्योरिस्ट्स के बारे में कि मोटिवेशन थ्योरीज हमने पढ़नी कौन कौन सी हैं। अच्छा, जो ये थ्योरीज के मैं नाम लिखवा रहा हूं, याद रखें कि ये आपके चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के अंदर स्कैटर्ड है। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब ये कुछ चैप्टर 10 में दी गई हैं, कुछ चैप्टर 11 में दी गई हैं, लेकिन मैं इन सबको पहले पढ़ाऊंगा। मैं इन पहले क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि इनका एक सीक्वेंस है। अच्छा, बुक में जो दी गई है, बुक में ये सीक्वेंस भी शायद डिफरेंट हो। स्टार्टिंग तो शायद मेरा और बुक का एक ही जैसा हो, लेकिन बुक ने जिस तरह से सीक्वेंसिंग की है, उस सीक्वेंसिंग के अंदर उन्होंने वो कुछ कंप्लीट किया है, और जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा उस सीक्वेंस का मतलब ये कि हाउ टू कनेक्ट दीज थ्योरीज। ठीक है, अब सीआईई का प्लान था कि जी वो कोर्स बुक पूरी लिखेगा, मेरा प्लान ये कि मैं आपको कनेक्शन डेवलप कर सकूं कि एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आई क्यों है। सही है, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड या किस तरह से उन्होंने बात की। तो ये चीजें भी रखिएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद इनके साल कौन से हैं। हो सकता है कोई नई नवेली थ्योरी हो जिसको मैं सबसे पहले लिखूं कि भाई ये सबसे पहले ये चीज है, फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है, क्योंकि कहीं से भी बात स्टार्ट की जा सकती है। सही है ना? सो अब ये मैं पहले नाम लिख रहा हूँ। सही है, ये नाम लिख रहा हूँ और उन थ्योरीज के बारे में मैं एक एक दो दो वर्ड लिख रहा हूँ जो इनके रेफरेंस वर्ड्स हैं, कि अगर आप कभी भी इस तरह की कोई बात करनी हो तो आपको इस थ्योरिस्ट के बारे में नाम याद आना चाहिए। ठीक है,
फाइन। सो इन 9 आधे को तो नाम भी नहीं पढ़ पाएंगे यार, मतलब अजीब अजीब से नाम है ना। मिंचबर्ग थ्योरी, फिर डेनियल गोलमैन, सही है, मैक्लेलन थ्योरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर थ्योरी, एल्टन मायो, मास्लो थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी, व्रूम 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 गाड़ी, सही है, और मैकग्रेगर। अच्छा ये मैकग्रेगर वो वाला नहीं है, यूएफसी वाला मैकग्रेगर नहीं है, ये दूसरे मैकग्रेगर अंकल है जो आए थे और थोड़ा गए थे, सही है। सो आप ये चीज ज़हन में रखो कि जब कभी भी आप काम कर रहे होंगे तो अब इनके सामने इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। मिंसबर्ग इज रोल ऑफ मैनेजर। एक अच्छे मैनेजर का क्या रोल होना चाहिए, एक इफेक्टिव मैनेजर का। मैं इसके अंदर जरा एक वर्ड ऐड इन कर दूं, सही है, इफेक्टिव मैनेजर। तो एक अच्छे इफेक्टिव मैनेजर के क्या रोल है, ठीक है। अगर आप कोई मैनेजर देखते हैं और आप समझते हैं कि यार ये इफेक्टिव है या नहीं है, अंकल मिंसबर्ग की थ्योरी लगाइए। अंकल मिंसबर्ग की थ्योरी लगाने के बाद आप ओके सो अंकल मिंसबर्ग की आप थ्योरी लगाइए और थ्योरी लगाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आया थिंग्स आर फाइन और नॉट, ठीक है, ये बंदा जो है ये इफेक्टिव काम कर रहा है या नहीं कर, ठीक है। फिर आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सब के सब इमोशनल जंक यार्ड्स हैं, तो इधर बात की नहीं उधर इमोशनल हो गए, सही है। इधर किसी ने कोई बात की नहीं फौरन गुस्से में आ गए, इधर किसी ने कहा नहीं फौरन मुस्कुराना शुरू कर दिया। जैसे अब इंशाल्लाह ताला जब आपके कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तो कुछ लोग जो होंगे वो तो पढ़ने के लिए आएंगे, सही है, कुछ लोग आएंगे तफरी करने के लिए और कुछ लोग आएंगे आंखें ठंडी करने के लिए। तो हर एक इमोशनली ट्रिगर्ड, एक इमोशनली ट्रिगर्ड है टुवर्ड्स स्टडीज, एक इमोशनली ट्रिगर्ड है टुवर्ड्स तफरी, और एक इमोशनली अटैच्ड है समबडी एल्स, कि उनको देख लिया या उनको देखना है के लिए, उनको देखने के लिए हमने कॉलेज आना है, या हो सकता है वो कॉलेज में ना भी हो, कॉलेज के अड़ोस अड़ोस में हो, उनको घर के सामने से भी खुशबू ही सूंघते हुए चले जाएंगे, छिछोर बन के ना, नेक्स्ट लेवल है ये। तो अब ये चीजें जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, हाउ इंटेलिजेंटली यू डू इट, सही है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर आ जाता है जी वर्क फोर्स। अच्छा ये वर्क फोर्स का वर्ड का मतलब क्या है? वर्क फोर्स का मतलब है कि तमाम तर वो लोग जो आपकी कंपनी में काम करें। वर्क फोर्स, फोर्स लोग, सही है। और जैसे टास्क फोर्स होती है, जैसे स्वॉट फोर्स होती है, सही है, जैसे असैसिनेशन फोर्स होती है, सही है, जैसे मर्डर केस सॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन फोर्स होती है, टीम होती है। टीम एक तरह से तो टीम छोटी होती है, फोर्स ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। आर्मी फोर्स है, सही है ना। तो ये फोर्स जो है ये बेसिकली वो मैन पावर या वो, अच्छा मैन पावर मैं इस्तेमाल नहीं करता वर्ड, सही है। मैन पावर इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि आई रियली डू नॉट नो कि अब आजकल एक नई सोच आनी शुरू हो गई है, वो फेमिनिस्ट वगैरह जो बेचारे लोग हैं, वो कहते हैं कि जी ये मैन पावर इज सो जेंडर बाइज्ड, ठीक है जी, नहीं करते भाई इस्तेमाल, ठीक है, तो इसलिए हम वर्कफोर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बस ये हो सही है उनका सोच, अब क्या कर सकते हैं। सोच के लिहाज से तो यार मैं भी अपने आप को बड़ा खूबसूरत लगता हूँ, ठीक है ना। शीशे में देखता हूँ ना अपने आप को, कहता हूँ ओहो दानिश तबस्सुम क्या जबरदस्त लग रहा है आज, लेकिन फिटकार ऐसी बरस रही होती है, तो वो बिल्कुल अलग बात है। तो वर्क फोर्स प्लानिंग यानी कि जिन लोगों से काम करवाना है उनको कैसे प्लान करना है, कितने लोग किस तरह के चाहिए, कितने लोग किस तरह के चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास अंकल टेलर, ये दर्जी जैसे अंकल है, ये शायद ऐसा नाम है, ये पहला ऐसा नाम है शायद जो ओ लेवल्स वाले कह रहे हैं अरे यार ऐसी चीज पढ़ती हुई नजर आई थी, हमने शायद ओ लेवल से शायद ऐसी चीज पढ़ी ही थी, ठीक है, पढ़ी होगी बिल्कुल। फिर आ जाते हैं अंकल एल्टन मायो, सही है, मायोनीज से मिलता जुलता नाम है इनका। और ये एल्टन जॉन या एल्टन मस्क की मैं बात नहीं कर रहा। एल्टन जॉन गाने गाने बजाता है, एल्टन मस्क जो है वो गाड़ियां बनाता है, ठीक है। और वो दुनिया का तकरीबन छठा या सातवां या 10वां कहने रिचेस्ट बंदा है, जिसकी वर्थ जो है तकरीबन $40 बिलियन बढ़ी है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, एल्टन मस्क, ठीक है। फिर आ गया अंकल मास्लो, सही है। ओ लेवल्स वालों को याद दिलाने के लिए ये ट्राइंगल था, अगर याद करो ट्राइंगल, वो नीड वाला जो ट्राइंगल था ये वो नहीं जानता, सही है। तो ये आ गया अंकल यहाँ पर, ये भी ओ लेवल से उठ के आई है मेरा ख्याल है।
फिर आ गया अंकल हर्ट्जबर्ग। मेरा ख्याल है शायद ये आप लोगों ने ओ लेवल से पढ़ी हुई है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। अंकल हर्ट्जबर्ग के लिहाज से जो एल्टन मायो ने क्या कहा था, एल्टन मायो ने कहा था कि जी ह्यूमन रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। टेलर ने कहा था कि जी इंसान जो है वो बिकने के लिए तैयार है, इंसान अपनी स्किल को बेचता है, अगर आप उसकी सही बोली लगाएंगे तो वो पागलों की तरह काम करता रहेगा। ठीक है। और अंकल एल्टन मायो आए थे, उन्होंने कहा नहीं, ह्यूमन रिलेशंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लो कि एल्टन मायो और यानी कि नंबर 4 और नंबर 5 आपस में अपने एक दूसरी बात को, दोनों पोलर एलिमेंट्स, यानी एक कहता है एक बात तो दूसरा कंप्लीटली उसको निगेट कर। सही है। आगे हर्ट्जबर्ग अंकल, हर्ट्जबर्ग ने मास्लो ने कहा कि भाई चीजें थोड़ी सी मैं डायग्रामेटिक वे में मैं चीज समझाना शुरू करूंगा और चीजें जो होंगी इंशाल्लाह वो अच्छी रहेंगी। ठीक। एंड देन अंकल आए आपके, जिनको नीड हायरार्की कहते हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। हायरार्की का मतलब ये होता है कि वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कनेक्टेड होती है। हायरार्की को ऐसा समझ लो जैसे आप लोगों ने बचपन के अंदर आप लोगों ने फैमिली ट्री बनाया होगा। ठीक है। अब वो फैमिली ट्री के अंदर आपने लिखा होगा दादा अब्बू के इतने सारे बच्चे। सही है। ये रहे मेरे अब्बू के इतने सारे बच्चे, ये रहा हूं मैं इंशाल्लाह मेरे इतने सारे पाकिस्तानी कौम के अंदर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए तैयार। सही है। तो ये जो आपने एक तरह का ट्री बनाया ना, यानी हायरार्की बनाई है कि हर लेवल पिछले लेवल से सबऑर्डिनेट, तो इस तरह से हायरार्की ऑफ लेवल। सही है। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होंगे, एंड सो ऑन एंड सो। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के लिहाज से उसने इस मास्लो की थ्योरी को सम अप किया था, एक तरह समझ लो कि उसने कहा भाई तुम इतनी मुश्किल बातें कर, मैं थोड़ी सिंपल बातें कर। और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन आई वाज स्टूडेंट और जब मैंने हर्ट्जबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी तो मेरा भी दिल चाहता मैं भी 2-3 थ्योरीज दे दूं। फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब जब हर्ट्जबर्ग की थ्योरी आ सकती है ना, फिर मैं भी थ्योरी दे सकता हूं। मतलब मैं क्या, आप भी थ्योरी दे सकते हैं यार, ऐसी थ्योरी है ये। सही है। तो मुझे लगा कि अगर कोई हम लोग बिल बैठकर कोई 4-5-6 लोग बैठकर कोई थ्योरी श्योरी दें तो पैसा कमाया जा सकता है, किताबों में आ जाएगी। जब हर्ट्जबर्ग की थ्योरी आ सकती है तो फिर हमारी भी थ्योरी आ सकती है। सही है। और फिर आ गया अंकल ब्रूम, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। और ये क्या नाम है, वॉरेन बफेट, एक अमीर तरीन बंदा है, अगेन एल्टन मस्क की तरह, तकरीबन 5वां या चौथा या 5वां अमीर बंदा है, तकरीबन कोई 70-75 साल का, 70-75 ईयर्स का वो बंदा है, और वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल। उसका एक कोट है एक्सपेक्टेंसी के ऊपर कि एक्सपेक्टेशन इज अ प्रीशियस गिफ्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। सो एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम हर दूसरे बंदे से लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है। और आजकल तो मजेदारी की बात यह कि जो आप लोग माशाल्लाह इस एज पे हैं, जिस एज पे आप लोग हैं, वेरी फ्रेजाइल एज, 15, 16, 17, 18 की जो एज होती है बड़ी फ्रेजाइल होती है। और आप लोगों के कभी कभी जब फेसबुक के ऊपर और आप लोगों के कभी इंस्टाग्राम के ऊपर या जब कभी स्टोरीज के ऊपर, जब मैं आप लोगों की स्टोरीज देखकर कोटेशन चेक करता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार ये तो आधे कबर में उतर चुके हैं। मकसद ये इतनी आप लोग बाजू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हो कि मुझे उल्टा ना मेरा दिल चाहता है वालों से क्वेश्चन पूछो, बेटा इसका मतलब पता है जो पोस्ट किया, देखा क्या है? मतलब एक 13 साल के बच्चे की फेसबुक एक मीम आया हुआ, पता नहीं वो क्या आया, इट्स ट्रू और नॉट, आई हैव लॉस्ट फेथ इन दिस वर्ल्ड, शी लेफ्ट मी। सही है। हार्ट ब्रोकन, लव यू फॉर एवर। अच्छा, पहले मैं समझा अच्छा 13 साल का बच्चे की, मेरे शायद इसकी माँ या बहन या कुछ और हो चुके, पता चला वो अपनी उस टिडे की, वो 13 साल की जो छिटाक छोटी सी वो छड़ी निकली हुई है, उस टिडे की गर्लफ्रेंड थी। सही है। और वो छोड़ के चली गई, टाइम टू लीव, और उसका ट्रस्ट दुनिया से हट चुका है और वो फॉर एवर देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे इतने टिड्डे टिड्डों की आजकल जो है मतलब जिनकी नहीं है गर्लफ्रेंड होना या बॉयफ्रेंड होना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा कोई मार्का है या इतना जरूरी है। लेकिन भाई हमारी बारे में तो हम तो ब्लश कर जाया करते थे अगर हमें कोई, हमारी खाला भी हमारी गाल पकड़ के खींच दिया करती थी। तो खैर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है। अच्छा, फिर आ गया हमारे मैकग्रेगर, और ये मैकग्रेगर अंकल जो है उन्होंने कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी बात जो है ये उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन दी है मैक्लेलैंड की, क्योंकि ये भी लोगों की, मैक्लेलैंड भी लोगों की बात कर रहा है। ठीक है। और मैकग्रेगर जो है वो भी लोगों की बात है
कि लोगों को हैंडल कैसे किया जाएगा। सो अब ये चीज जहन में रखो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्योरिस्ट्स, तो ये पहले तो इनके मैंने सन नहीं लिखे, क्योंकि सन तो मुझे भी नहीं याद कैसे ईयर में कौन सी थ्योरी दी थी, और पेपर में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, और ना मैं ऐसा एमसीक्यू पूछूंगा कि बताइए डैनियल गोलमैन ने 12 दिसंबर 1973 में 12 दिसंबर 1973 में 12:06 पे कौन सा फ्रूट खाया था। मैं नहीं पूछूंगा आपसे, सही है। मेरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि भाई इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सो यही वो चीज पेपर में भी आई, फाइन। सो दीज आर द थ्योरिस्ट, और आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है पहले थ्योरिस्ट के बारे में काम, ठीक है जी। सो अब हम लोग आ रहे हैं पहले थ्योरिस्ट के बारे में। पहला थ्योरिस्ट कौन है जनाब, एक एक करके हम सबको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है जी। सो अब हम बात करने लगे हैं मिर्जबर्ग थ्योरी के लिहाज से। मिर्जबर्ग ने कहा भाई बात सुनो, तुम्हारे पास लोग हैं। हमने कहा हाँ हैं। उसने कहा तुम में इसको मैनेजर बनना चाहता है। हाँ हैं, पहले से मैनेजर्स पड़े हुए हमारे पास। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ। वो फॉर्मूला जो है, या वो एक सीक्वेंस है, या वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो करेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे मैनेजर में हैं और वो पूरी है, आधी पौनी नहीं है, पूरी, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारा मैनेजर जो है वो एक इफेक्टिव मैनेजर है। वरना अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो क्या होगा, एफिशिएंट होगा, सही है। सो इस अंकल मिर्सबर्ग ने कहा कि ओरिजिनली आपका जो मैनेजर है, सही है, उसके असल में है 3 रोल। मैं तो आज डायग्राम में बनाऊंगा। ठीक है जी, ओके। कोशिश ये की गई है कि तीनों कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब ये कि ये इंटर कनेक्टेड है। पहला रोल कंप्लीट होगा तो दूसरा रोल स्टार्ट होगा, पहला रोल खत्म नहीं होगा तो दूसरा रोल स्टार्ट नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये ओरिजिनली, इफ आई एम गोइंग टू जस्ट से कि फ्रॉम हेयर इट्स गोइंग टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। और ये चीज, ये इसके साथ कुछ इस तरह की चीज बनेगी, ये इट हैज टू बी दिस वे। यानी कि पहले आपके पास एक फर्स्ट लेवल पे आपका काम हो रहा शुरू होगा, जब वो कंप्लीट होगा तब आपके पास जो है दूसरा काम स्टार्ट होगा, जब दूसरा काम खत्म होगा तो फिर तीसरा काम स्टार्ट होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप तीसरे को पहले करना शुरू कर दें। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी आवर नंबर 1, this is going to be our number 2, this is going to be our number 3, and what are these are the roles, ठीक है। ये रोल जो है, पहला वाला रोल जो है, it is known as, मैं कहा लिखूं, मैं इसको साथ से लिखता हूं, ये वाला रोल जो है it's basically known as interpersonal, सही है। this role is known as information role, और ये रोल is known as decision making, ठीक है। पहले किसी भी मैनेजर को इफेक्टिव बनने के लिए याद रखना कि इसके अंदर पहले हिडन कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, पहले उसके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए, सो दैट आप ये कह सके कि यार तुम एटलीस्ट, तुम्हारे अंदर वो जर्म्स हैं या तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज नजर आ रही हैं जिसकी बेसिस पर हम तुम्हें सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ मैनेजर। याद रखो, कंपनी के अंदर हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता। कौन मैनेजर के क्वालिफाई होता है, आपने देखा होगा, आप लोगों ने शायद खानदान में भी देखा हो इस चीज को, कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार इतना अरसा हो गया यार प्रमोशन नहीं हुआ, सही है, यार मैनेजर नहीं बन पाए, यार आगे प्रोग्रेशन नहीं मिल पा रही, करियर में आगे नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे भाई, क्या आपसे किसी की कोई नफरत है? अच्छा, उल्टा वो क्या बोल रहे होंगे, यार कंपनी में पॉलिटिक्स पड़ी, कंपनी अपने बंदों को आगे लेके जाती, फेवरेटिज्म बड़ी होती है। लेकिन भाई के अंदर तो ऐसा वो है, जबरदस्त किस्म की वो है, एबिलिटी है कि अगर चांस मिले ना भाई को, ओहो हो, फोड़ के रख देगा कंपनी। हाँ, बाकी कंपनी भी समझती है बाकी फोड़ के रख देंगे, चलाएंगे नहीं, तबाह करके रख देंगे आप, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है, सही है। सो पहले तो आपके अंदर एज मैनेजर, अगर आप चाहते हैं कि आप वो मैनेजर बनना चाहते हैं,
तो पहले तो क्वालिफाई किसमें करना पड़ेगा आपको, इंटरपर्सनल रोल के अंदर, यानी कि आपकी इंटरपर्सनल यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तब आपको आगे नेक्स्ट रोल के लिए देखा जाएगा। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जब तक इंटरपर्सनल रोल पूरा नहीं होगा, जब तक आप उसमें चीते नहीं होंगे, जब तक आप उसके अंदर बेस्ट नहीं होंगे, आप ये याद रखें आपको इंफॉर्मेशनल रोल के बारे में भिनक भी नहीं पड़ेगी। नोबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशनल रोल। तो यू हैव टू बिल्ड योर इंटरपर्सनल रोल। सही है, आप जब इंटरपर्सनल रोल को बढ़ा लेंगे, बना लेंगे, फिर अगर आप कंपनी के लिए हाथ से आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको फिर काम दिया जाएगा। अदरवाइज आपको रोक दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा बेटा पहले तुम ये इंटरपर्सनल में काम करो, जब तक तुम इसमें अच्छे नहीं होगे हम तुम्हें आगे लेके नहीं जाएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरपर्सनल रोल कंप्लीट हो गया है और कंपनी से इसके हायर इसके इंटरपर्सनल रोल के सारे जो एरियाज है वो कवर हो गए हैं, तो अब क्या मिलेगा उसको, इंफॉर्मेशनल रोल के बारे में बात की जाएगी। फिर इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब तक आप इनको कंप्लीट नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जब आप इंफॉर्मेशन रोल में चीते हो जाएंगे तब आपको डिसीजन मेकिंग रोल की तरफ लेके जाया जाएगा। सही है, सो ये याद रखो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिन्सबर्ग थ्योरी, ये तीनों रोल्स जो है अब इनमें क्या क्या चीजें आ रही हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये याद रखो कि हमारे पास जो क्या नाम है इसका, इंटरपर्सनल रोल है, इसमें हमारे पास तीन चीजें आती है। मैं अभी नाम लिख रहा हूँ, फिर हम एक करके इसके बाद बात करेंगे। नंबर 1 हमारे पास आता है इसके अंदर फिगर हेड। ठीक है, नंबर 2 इसमें हमारे पास आता है LIAISON, जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, और तीसरी चीज हमारे पास आती है लीडर, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर उससे कहा आपके कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब ये क्या क्या है हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सही है, जब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो जाएगी, जब ये 3 एबिलिटीज आपके अंदर होंगी और कूट कूट के भरी हुई होंगी, तब आपको किसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा, इंफॉर्मेशन रोल के लिए। और जब आप इंफॉर्मेशन रोल के लिए आएंगे तो उसके लिहाज से आपके पहली जो वो है कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको यू हैव टू बी, अजीब सा वर्ड में दोबारा लिख रहा हूं, डिसेमिनेटर। नंबर 2 आपको मॉनिटर बनना है। सही है, नंबर 3 स्पोक्सपर्सन, मीनिंग इंटरपर्सनल के बाद इंफॉर्मेशन भी क्या कहती है, टोटल आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब तक ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी नहीं होंगी, 3 इंफॉर्मेशनल की 3 इंटरपर्सनल की पक्की पक्की पूरी पूरी नहीं होंगी, उस वक्त तक आप डिसीजन मेकिंग में नहीं जा सकते। जब डिसीजन मेकिंग में जाते हैं, ठीक है, रोल में जाते हैं, तो यहां पर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जरा, नेगोशिएट, रिसोर्स एलोकेटर, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर। मीनिंग डिसीजन मेकिंग रोल के अंदर वी हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ दिस होल प्रोसेस, सो मिन्सबर्ग ओरिजिनली टॉक्स अबाउट 10 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजर। आपको से रेसिपी दे दी, अच्छा सर क्या ये इनकी अरेंजमेंट ऐसे ही है, क्या ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन रोल का मॉनिटर है ना, तो वो डिसीजन मेकिंग में नहीं जा सकता। जिसको जहां लिखना है वो तो है, अक्सर पहले इंटरपर्सनल होगा, फिर इंफॉर्मेशन होगा, फिर डिसीजन मेकिंग, ये तो पक्के है। हाँ, अब
इंटरपर्सनल के अंदर सर मुझे वो लीडर पहले लिख दूं मैं तो मसला तो नहीं होगा, लिख दे, कोई टेंशन की बात नहीं, तो परेशानी नहीं। लेकिन लीडर जो है ना वो इंफॉर्मेशन रोल में नहीं आएगा, सही है। वो जो रिसोर्स एलोकेटर लिखा है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो इंफॉर्मेशन के अंदर नजर नहीं आएगा वो। अच्छा, रिसोर्स एलोकेटर हमेशा सर दूसरी ही कैरेक्टरिस्टिक होगी डिसीजन मेकिंग की? नहीं, नॉट नेसेसरली। चार में है, चार है, मैंने ऐसे रट्टा लगाया, ठीक है। अब आप लोगों से क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि मैंने डिस्टरबेंस हैंडलर पर स्टेरिक बनाया, स्टार बनाया, सही है। ये स्टार मैंने क्यों बनाया, जरा आप लोग मुझे सोच के बताएं, सोचें कि यार ये क्यों बनाया होगा डिस्टरबेंस हैंडलर, जरा। और मैं कोई ऑप्शन वगैरह भी नहीं दे रहा, ये जस्ट फॉर एन ओपन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये मैंने स्टार बनाया, क्यों बनाया, कोई ना कोई तो रीजन होगा, बाकी पे क्यों नहीं बनाया, इस पे क्यों बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुड बी। और कोई? Anyone else? Most difficult point? Okay, that's a good one. Most important feature? अभी तक आप लोग करीब ही नहीं पहुंचे। बताओ बताओ बताओ। डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अदर्स। ओए होए होए होए, ये तहा लेकर आया नई चीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज अच्छी, ये अब लोग जाग रहे हैं ऐसा ऐसा। और कोई चीज? हैंडलिंग इज नॉट इजी फॉर एवरीवन सो मैनेजर शुड हैव इट। तो बाकी बड़ी आसान चीजें हैं क्या? ओके चले, ठीक है, मान लिया हिबा, बिल्कुल आपकी बात भी सुन ली। टू जज हाउ कंट्रोल द सिचुएशन, हसन अहमद ले आओ बस, जैसे भी लेकर आए। फाइन, चले जी, मेरा ख्याल है आप लोगों के इतने फीडबैक्स आर क्वाइट इनफ। बेटा जी ये जो है ना, सही, ये इस की चीज जो ये ओरिजिनली एंड है आपकी मेंट्सबर्ग की थ्योरी का, और ये स्टार्ट पॉइंट है आपके अगली थ्योरी का, इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ आइए मीनिंग, जब कभी भी कोई थ्योरी खत्म होगी ना, उस थ्योरी खत्म होने के बाद दूसरी थ्योरी उससे कनेक्टेड है, उसने कहीं ना कहीं उसको हैंगर की है, ठीक है, कनेक्ट की है। तो ये याद रखो कि अगर कनेक्शन करने की बात आ रही है ना, तो एल्टन मायो की, सॉरी, जो बिंड्सबर्ग की थ्योरी वो सारी चलती रही, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स चलती नहीं, और 10 कैरेक्टरिस्टिक क्या, जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक थी ना डिस्टर्बेंस हैंडलर की, उसको किसने एक्सप्लेन करना शुरू किया है। यानी ओरिजिनली ये डिसीजन मेकिंग की कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है डिस्टर्बेंस हैंडलर, पहली दूसरी तीसरी चौथी कोई भी हो सकती है, लेकिन डिस्टर्बेंस हैंडलर को फर्दर एक्सप्लेन किसने किया है, आपके अंकल डैनियल गोलमैन, सही है। और उनकी थ्योरी का नाम क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। जहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म होगी, मैं वहां पर दोबारा स्टार बना दूंगा कि बेटा ये देखो ये वाली चीज स्टार बनाई, फिर पूछूंगा कि स्टार क्यों बनाया है, तो फिर आप कहेंगे सर इससे अगली थ्योरी कनेक्ट हो रही, सही है। सो इट्स काइंड ऑफ अ चेन, कि एक थ्योरी खत्म होगी तो दूसरी थ्योरी ने वहीं से स्टार्ट करना है, फिर दूसरी थ्योरी खत्म होगी तो तीसरी थ्योरी उसी के लिहाज से स्टार्ट करेगी। ये क्यों है? इट इज बेसिकली द पॉइंट जहां पर आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जब कभी आपने एक थ्योरी, आमतौर पे अब जो रिसेंट जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये क्वेश्चंस आते हैं भाई ये दो थ्योरीज को क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये दो थ्योरीज का आपस में लिंक क्या है, सही है ना, हाउ दे आर कनेक्टेड। ये अलग अलग उस पे टाइम पर, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्टडी ग्रुप्स के ऊपर ये लगाकर इनको समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन इनका बेसिक कनेक्शन क्या है, व्हाट द बेसिस ऑफ थॉट, सही है। तो अंकल डैनियल गोलमैन और अंकल मिन्सबर्ग, इन दोनों के सालों के अंदर बहुत फर्क है, सही है, और ये दोनों शायद एक दूसरे से मिले भी ना हो, सही है। लेकिन जो थ्योरी की जो बात है ना, वो थ्योरी की बात इस तरह से कि कौन सी बात ऐसी थी जो कि कनेक्ट की जा सकती है विद ईच अदर, और उसको फिर इस तरह से हैगर किया गया। दैट इज द रीजन मैंने जो आपको ये 9 नाम लिखवाए हैं, ये 9 नाम किताब में इस अरेंजमेंट पे नहीं लिखे हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि जो 9 नाम
बुक के अंदर हैं, उनके बारे में जो बताया जा रहा है वो कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। मैंने जो नौ नाम की अरेंजमेंट लिखी है ये एक दूसरे से कनेक्शन के लिहाज से लिखी है कि दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी कनेक्टेड। एक बच्चा कहता है सर क्या ये हमेशा इसी उसमें रहेंगे? नहीं, अपनी अरेंजमेंट लेकर आ सकते हो, थ्योरी है ना, अपनी अरेंजमेंट ले, सही है। सो एक बच्चा कहता है सर मैं अगर फॉर एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करूं सर, हर्ट्जबर्ग से स्टार्ट करूं, तो पॉसिबल है, कर लो, बट इन नौ को आपका रीजन होना चाहिए कि हाउ यू आर कनेक्टिंग, ठीक है। सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि ये हमारे पास आ गए टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग, पहले 3 के बारे में हम लोग बात स्टार्ट करना शुरू करेंगे, which is going to be the interpersonal role, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल का जो आपके पास ये जो इंटरपर्सनल रोल का जो पहली चीज है, दिस इज द फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब क्या? फिगर हेड का मतलब ये यू हैव टू बी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्सपीरियंस इन अ सेंस इट्स नॉट लाइक कि आपको बचपन से ही आपको कॉर्पोरेट का शौक होगा। एक्सपीरियंस का मतलब यू ऑलरेडी हैव बीन टू डिफरेंट सिचुएशंस, you already have experienced different scenarios, you already have the understanding कि यार इस तरह की कंडीशन में रिएक्ट कैसे करते हैं और एक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सो इफ बेसिकली यू हैव द अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव द एक्सपीरियंस या यू हैव द एक्सपोजर, तो आपको कंपनी अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। फिगर हेड का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके, उसके अंदर इतने गट्स हो, इतनी एबिलिटी हो, इतना करिश्मा हो, या इतनी उसके अंदर एनर्जी हो, या उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो, या इतना एक्सपोजर हो उसका कि वो कंपनी के बिहाफ पे जाके बात कर सके, सही है, लोग उसको सीरियस ले, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मैं आज तक, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आई एम वन ऑफ फ्यू ब्लेस्ड सोल्स जो आज तक किसी भी MUN का पार्ट नहीं बना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। Never been to any MUN, never ever attended any MUN, never ever helped anyone in any MUN, even for the preparation. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, I'm one of few blessed souls. इसी तरह से मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, और प्लस मैंने प्रैक्टिकली मैंने 2 नफल शुक्राने के भी पढ़े हैं इसको, कि आई एम वन ऑफ दोज जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, मोहल्ले में, खानदान के अंदर, सोसाइटी के अंदर इज्जत अपनी है, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, सही है, और मैंने फ्रेंड्स भी नहीं देखा। चेक कर रहे हो भाई कि सख्ती चेक कर रहे हो, ठीक है। ये क्या चीज, दिस इज बेसिकली मी, आई एम द वन हु नेवर हैव एनी, और मुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि MUN के अंदर कमेटीज कौन कौन सी होती, अरे बेहंगम जैसे कमेटीज होती है। मैं तो कहता हूँ दुनिया का सबसे फारक तरीन काम अगर किसी ने कभी कोई जनरेट किया ना, ये MUN है, ठीक है। लेकिन MUN क्यों? पब्लिक स्पीकिंग, या डिबेट कंपटीशन, या चेस कंपटीशन, या टेनिस का कंपटीशन, या क्रिकेट टूर्नामेंट, मेरी नजर में ज्यादा बेहतर एज कम्पेयर टू दीज MUN फजूल चूजा बनाने की टेक्निक्स। खैर, आप में से कितने लोगों ने MUN आज तक अटेंड किए? जी जी बेटे, मैं आप ही का वेट कर रहा था बेटा जी। हमजा, आप में से कितने लोगों ने MUN अटेंड किया? कोई है ऐसा जवान जिसने MUN अटेंड किया? हरीम, असलैन, वेरा, साथ, ओए होए होए भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, ओए होए, अल्लाह अकबर, मैं तो गलत जगह फंस गया। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन इंशाल्लाह के साथ कहूंगा, इंशाल्लाह आई विल पॉइजन यू पीपल अगेंस्ट दिस MUN एंड यू विल नेवर एवर गोइंग टू अटेंड दिस MUN. Okay, let's see how poisonous I could be in this regard. Anyhow, so अब जो MUN किया है ना इन्होंने, पता नहीं अजीब सी इन्होंने बातें सुनी होंगी, कमेटियां होती हैं, कमेटियों के अंदर कुछ चेयर होता है, चेयर को कोई वो लीड करता है, अजीब बेहंगम किस्म की चीज है, सही है, इनका एक्सपोजर है,
सही है। एक्सपोजर का मतलब ये है कि दे इफ दे आर पार्ट, अगर आज उनसे कहा जाए कि जी वेल्स कॉलेज जो है वो MUN सेट कर रहा है, तो दीज पीपल विल कम फॉरवर्ड क्योंकि सर वी ऑलरेडी हैव द एक्सपोजर ऑफ MUN, मेकिंग देम द फिगर हेड। समझ आइए बात। अगर आपका एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपने पहले से चीज देखी होगी, आपको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना, भले आपने सर ब्रश अप आइडिया देखा हो, लेकिन आपको आइडिया होगा यार MUN पे सर तकरीबन ना कोई 9 कमेटियां होती हैं उसके अंदर, 9 कमेटियां होती हैं। क्या बात, क्या क्या नाम होता है, एटलीस्ट नाम तो सर ये प्लानी 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 और प्लानी प्लानी प्लानी। अच्छा अच्छा अच्छा, करना क्या सर जी, उसमें चेयर भी करना होता है। अच्छा, चेयर में कुर्सियां ला के रख दो, नहीं नहीं नहीं, कुर्सियां नहीं सर, चेयर, कोई बहुत बड़ा नाम जिसने जिंदगी का आधा हिस्सा, सही है, MUN का नाम कर दिया हो, तो सर उसको बुलाएंगे। उसको देखने के बाद लगता है कि तो गुद्दी में चप्पे मारो उसको मैं, कि तुमने अपनी जिंदगी का आधे से तुम इससे ज्यादा इसका आधा हिस्सा अपने घर वालों के साथ लगा देना, तो यू वुड हैव बीन अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो एनी हाउ, तो अब ये चीज जो है वो बंदा क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली हुई है यार, ये इन्फॉर्मेशन इससे मिली हुई है कि यू हैव द एक्सपोजर, सही है। तो यू कुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव, हम ऐसी बात कर सकते हैं कि ठीक है हमने उन लोगों के हाथ में अपना काम किया है दो बेसिकली चीज जानते हैं, सही है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि आप लोग रोड पे जा रहे हैं, सही है, और आपको एक गाड़ी जो है वो कॉर्नर पे खराब हुई भी नजर आती है, ठीक है, और उसमें फैमिली, आप जो है उस जहन में मेरे कोई और आइडिया है, लेकिन मैं फैमिली के तौर पे बड़ा सलीके से बात करूं, तो वो फैमिली वहां पर है, आपने गाड़ी देखी कि बेचारे वो हाईवे के ऊपर रुके हुए परेशान हुए, गाड़ी में से धुएं शुएं निकल रहे हैं, उनका टायर खुदा ना खासा पंक्चर हुआ हुआ है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 साथ से निकल गए, ऑप्शन नंबर 2 ओरिजिनली गाड़ी आगे जाके रोके, पूछे अंकल क्या मसला है यार, आंटी क्या मसला है, और उनका मसला आप रिजॉल्व करना शुरू करें, सही है। अब अगर आपने जिंदगी में कभी टायर चेंज किया ही नहीं होगा और उनका टायर फ्लैट हुआ हुआ, आपने जिंदगी में टायर चेंज किए ही नहीं, कख नहीं पता कि टायर कैसे चेंज करना, तो हाउ कैन यू हेल्प। आपने इंजन के अंदर कभी देखा नहीं है कि रेडिएटर में पानी कैसे देखना है, या पेट्रोल कैसे देखना है, या ऑयल कैसे देखना है, या और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर इग्निशन खराब हो तो उसको कैसे सही करना है, आपने किया ही नहीं है, यू डोंट हैव इवन द एक्सपोजर अबाउट इट। आपको पता ही नहीं है कि हाइब्रिड गाड़ी के अंदर उसका इग्निशन होता कहां पर, तो आप भर मारने के लिए तो मार देंगे, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, फिर सॉरी करके आप चले जाएंगे। बात यह है कि यू हैव टू जंप इन एंड यू हैव टू रिजॉल्व। ये क्या बन गया, अगर आपके पास एक्सपोजर था तो ओरिजिनली आप क्या बन गए, फौरन से पेशतर फिगर हेड, सही है। अभी इतनी बात की हम लोग ने आज, सही है। कल हम लोग बाकी के बारे में हम लोग बात करें, प्लस बिफोर यू गो आप लोगों के साथ मुझे वो बुक का जो है वो शेयर करना है। एक सेकंड रुक जाए यार, मोहम्मद, अभी से कह रहा हूँ बेटा, +2 मार्क्स मिल गए आपको उसके अंदर, अगले अपकमिंग क्विज के अंदर, इतनी अच्छी बात की आप। वैसे जिंदगी के अंदर ना अच्छे लोग भी होते हैं, नॉट ऑलवेज लाइक बैड पीपल यू हैव। फाइन जी, सो ये चीज ध्यान में रखिए कि दिस इज योर बुक, ठीक है जी। ये किताब है जनाब, आप लोग ये किताब अपने पास रखती, और इस किताब, ये किताब की आप स्नैपशॉट्स वगैरह ले लें, और ठीक है, तो दिस इज इट, सही है हमजा, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू। तो ये बुक है, जिनके पास है बड़ी अच्छी बात है, इट्स अ थर्ड एडिशन, इट्स अ थर्ड एडिशन, ब्लू या ग्रीन कलर की किताब होगी, सेकंड एडिशन, सिक्स एडिशन, वन एडिशन, फर्स्ट एडिशन, कोई लेने की जरूरत नहीं है, और अच्छा ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, और आप लोगों से इंशाल्लाह ताला अब मुलाकात होगी कल, और कल की क्लास के अंदर जो है थ्योरीज का पेज ओपन कर दें। हाँ जी कर देते हैं बेटे जी, वो भी कर देता हूँ। फाइन, चलिए जी आप लोग जाएं, एंजॉय करें, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।